हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्लेटफॉर्म के रुक्मणी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 28। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वो कौन से नगर में कैद थे। तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वो कहाँ कैद थे? आगरा में कैद थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा नगर में वो कैद थे। शिवाजी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो यह है कि शिवाजी जो थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। पुरंदर की एक संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य ही हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की कर व्यवस्था जो है वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो शिवाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है वो राणोजी राव सिंधिया के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग जो है वो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी। और 1398 में ही तैमूर के भारत आक्रमण के समय जो खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग को सहायता किया था। और भारत में जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, वो भी तैमूर लंग का ही वंशज था। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। देखिए, राज्यपाल से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है। एक आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 के तहत ही मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने तथा सत्रावासन के संदर्भ में सलाह और विघटन हेतु सिफारिश करता है, जो राज्यपाल के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। एक आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 155, जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, और उसके बाद उसमें यह अमेंड कर दिया जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल से इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। संविधान की सूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, यह पूछ रहा है। देखिए, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो मणिपुर का जिक्र इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। जैसे ही जनजातीय क्षेत्रों की बात कही गई है और अनुसूचित क्षेत्रों की, तो एक संविधान का अनुच्छेद याद रखिएगा 244, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आप लोगों को याद होगा 1908 में क्या हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो राजद्रोह लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की इनको सजा हुई थी, और सजा के बाद ये मांडले जेल बर्मा में भेज दिए गए थे, और वही जेल में इन्होंने ये गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। क्लियर हो गया। बाल गंगाधर तिलक से 2 नाम और याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा केसरी और एक नाम याद रखिएगा द मराठा। क्लियर हो गया। बाल गंगाधर तिलक से एक चीज़ और याद रखिएगा कि वैलेंटाइन सिरोल जो था वो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था। तो दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने भेजा था,
जो पांडव वंश का राजा था उसने भेजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडव। एक संगम ग्रंथ है, उसके अनुसार जो नेंडुजिलियन जो था वो रोमन सम्राट ऑगस्टम के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडव। पांडव वंश का जो संस्थापक था वो नेडुयन था, नेडियोन जिसको बोला जाता है, और इसकी राजधानी जो थी वो मदुरै थी। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोचीन में स्थित है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है वो लगभग 28% भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो डायनासोर का काल जो था वो आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। आर्टिकल 35 संविधान में कब जोड़ा गया था? आप लोगों को याद होगा कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, इसके द्वारा अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया था। ये तो अभी रिसेंट का चीज़ है तो सबको याद होगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आर्टिकल 35 से संविधान में जोड़ा कब गया था। यह बात है 1954 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। 1954 में जब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जो है वो जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद 35A जो था वो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता था कि वह राज्य के अस्थायी निवासियों और उनके अधिकार और विशेषाधिकार को परिभाषित कर सकता था। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने जो है वो नवंबर दिसंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर। देखिए, अक्टूबर नवंबर की अगर बात कीजिएगा तो वो उत्तरी सरकार क्षेत्र में, और नवंबर दिसंबर की बात कीजिएगा तो तमिलनाडु तट जो कोरोमंडल तट वाला है उस पर वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवंबर दिसंबर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में कितना होता है? 10,48,576 बाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा जो है वो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा जो है वो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो है बंगाली भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाली भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसका भवन जो है वो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है, और 193वां देश जो है वो कौन है? दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। एक कौन होता है? महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। ये आपको 6 के नाम ध्यान रखने हैं। तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। आयुर्वेद के वैद्य जो कौन हैं जिनको चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो चिकित्सा का भगवान किसको मानते हैं? धन्वंतरी को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस जो है वो प्रायः केवलादेव घाना पश्चिम बिहार में दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, जिसको कि पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला जो है वो किस देश में स्थित है? तो यह इराक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इराक में स्थित है। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है।
अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। एक्चुअली देखिए अवमूलन होता क्या है, अवमूलन जो है वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में रुपया का 3 बार अभी तक उन्मूलन किया गया है। वो एक बार कब, एक बार किया गया था 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। भारत में अभी तक 3 बार रुपये का अवमूलन जो है वो किया गया है। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है, यह आपको बताना है। तो कौन नहीं है? पद्मा सुब्रमण्यम नहीं है, क्योंकि पद्मा सुब्रमण्यम आप लोग पढ़े होंगे कि ये भरतनाट्यम नृत्य शैली की एक प्रमुख कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? जो मालाबार तट वाला जो क्षेत्र है, मतलब मैंगलोर से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान होता है उसी को तो मालाबार तट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालाबार तट। ध्यान रखिएगा, भारत में आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है और भारत में मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोची, केरल में स्थित है। निम्नलिखित आधारों में वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए अनुच्छेद 15 कहता क्या है? अनुच्छेद 15 के द्वारा राज्यों को आदेश दिया जाता है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भाषा का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा। आयोडीन नमक जो है वो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है? नहीं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में आयोडीन का कोई भूमिका ही नहीं है। कह रहा है यह अप टू थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। यही बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन नमक जो है वो थायराइड ग्रंथियों के कामों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? तो क्लोरोफिल जो हो, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या होती है? आवश्यक होती है। और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश के हरा घटक को परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा घटक को। टीनिया सोलियम फीता कृमि परिजीवी के रूप में रहता है। तो टीनिया सोलियम जो फीता कृमि है वो परिजीवी के रूप में आदमी या औरत की आंत में रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी और औरत की आंत में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोगों ने मिशन बिहार दरोगा 2023 के नाम से एक बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का ग्रुप क्रिएट कर रखा है। उस ग्रुप में डेली आप लोगों को 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिलेगा और पीडीएफ के फॉर्म में, और फिर डिस्कशन भी जो होगा वो उसी ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी जो है वो बुक के माध्यम से उसमें करवाया जा रहा है। जल्द ही सेल्फ मेड सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ उसमें पीडीएफ आप लोगों को निःशुल्क जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 9472092809 पे बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय की एक धड़कन में लगभग जो है वो 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य का हृदय जो है वो प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.8 सेकंड। मनुष्य का हृदय का वजन जो होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से कि 2 कक्ष जो होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और ऊपर पाया जाता है, जिसको आलिंद कहते हैं, और 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। हृदय जो होता है वो हमारा लगभग 5 लीटर जो ब्लड होता है वो प्रति मिनट पंप करता है।
खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका व्यापारिक नाम अगर पूछे तो वो क्या है? वो बेकिंग सोडा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो वो तरंगदैर्घ्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गोबर गैस का मुख्य घटक है? तो गोबर गैस जो होता है वो जनरली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कि 75% लगभग मीथेन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन यानी CH4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव कौन नहीं है? यूरेनियम तो है, प्लूटोनियम भी है, थोरियम भी है। जर्कनोनियम नहीं है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ अंतर्वर्ती समूह का तत्व है। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के अगर ऐसे देखा जाए तो रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वॉटसन थे। लेकिन रॉबर्ट वॉटसन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो रॉबर्ट वॉटसन ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको टिक कर सकते हैं AH टेलर और लियो C यंग को। क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि रडार के आविष्कार का श्रेय तो रॉबर्ट वॉटसन को है, लेकिन इसका प्रथम प्राचीन प्रारूप बनाने का श्रेय जो है वो अमेरिका के 2 वैज्ञानिक टेलर और यंग को ही जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तय किसने रचा है? तो गांधी जी का एक प्रिय गीत था कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने रे। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरसिंह मेहता। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। पटना उच्च न्यायालय से जो कुछ याद रखने वाले बात हैं वो यह है कि एक नाम याद रखिएगा, सर एडवर्ड मेनॉर्ड डेस चैम्प्स चैमियर, जो कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फिर एक नाम याद रखिएगा श्री पंडित लक्ष्मीकांत झा, जो कि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। और एक नाम याद रखिएगा इंदु प्रभा सिंह, जो कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है वो है बीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 ईस्वी में कौन भारतीय बना था? देखिए यह आपसे नहीं पूछ रहा है कि पहला कौन बना था, 1918 में कौन बना था यह पूछ रहा है। तो 1918 में बने थे श्रीनिवास रामानुजम, जो उनको कि गणित के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास रामानुजम। इनको 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए इनका चयन हुआ था और इन्हीं के जयंती पर हम लोग 22 दिसंबर को हर एक साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। हुआ क्या था कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था और पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। लेकिन पहली बार सूरत में 1608 में ही व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत में। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? आप लोगों को याद होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसी के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिला था और फिर 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ था। तो बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? 1937 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1937 में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कपासी मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी कहिए, रेगुर मिट्टी कहिए, कपासी मिट्टी कहिए, जो कहना है कहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब की बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। और इसका काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, सिलिकेट और ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र जो है वो इंडोनेशिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश है। तो ये जो सिनकोना होता है इसी के छाल से क्या बनाया जाता है? कुनैन बनाया जाता है, जो कि मलेरिया की दवा है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फूल की कली से प्राप्त होता है। फिर है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो कौन था अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र? बंगाल गजट, जो कि कब शुरू किया गया था? 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जो है वो जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? यहाँ बिहार के जिलों का सही अवरोही क्रम अगर पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार तो पटना होगा, पूर्वी चंपारण होगा, मुजफ्फरपुर होगा और मधुबनी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। यह किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अभी फिर से क्या हो रहा है? फिर से अभी जनसंख्या चल रहा है, इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और इसी साल नौकरी ले लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि अगले साल अगर इस साल नौकरी नहीं होगा तो फिर से जनसंख्या का सारा डाटा भुला के नया डाटा आपको याद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि से मतलब हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होता है पास की वस्तु देखने में। देखो, दूरदृष्टि यानी पास की वस्तु को देखने में उसको कठिनाई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस दूरदृष्टि रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसको निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है और इसीलिए इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे है कि गाय के दूध में पाए जाने वाला केसीन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो केसीन क्या है? केसीन प्रोटीन है और लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, दूध की अगर बात कीजिएगा तो दूध क्या है? एक पायस कोलाइड है और दूध में पाए जाने वाला जो मिठास होता है वो लैक्टोज के कारण होता है और दूध का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। क्लियर है? चलिए, किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वो परमाणु जो है वो इनर्ट हो जाता है, वो अक्रिय हो जाता है? तो परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इनर्ट गैस हो जाएगा, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो संवर्ती सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय यहाँ पे क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। संवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो संवर्ती सूची वाले विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, लेकिन मूलतः इसमें 47 विषय था। यह भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि परिवार नियोजन, फिर हो गया सिविल प्रक्रिया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, बिजली, दवा, अखबार, पुस्तक, प्रेस, ये सब क्या है? सब संवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो किया गया है? भाग 5 में? नहीं, भाग 5 में तो संघ का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 7 में भी नहीं, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों के बारे में जिक्र दिया गया है। भाग 8 भी नहीं है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं, याद रखिएगा। अगर 9 के क पूछे तो 9 के क में क्या है? नगर पालिका है, और 9 का ख पूछे तो 9 के ख में क्या है? सहकारी समिति है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र कौन है?
तो वो किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जिक्र जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। लोक लेखा समिति की अगर बात कीजिएगा तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 जो होगा वो लोकसभा से होगा और 7 जो होगा वो राज्यसभा से होगा। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कविता बली किसकी कृति है? तो कविता बली जो है वो तुलसीदास की कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास, जिनको कि हिंदी साहित्य के एक महान संत कवि के रूप में जाना जाता है। महाभाष्य का विषय क्या है? तो महाभाष्य क्या है? महाभाष्य जो है वो पतंजलि जो थे, महर्षि पतंजलि, उनके द्वारा एक व्याकरण महाभाष्य जो लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामर। नेक्स्ट है कि तुगलका नाम का लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल के सारे सुल्तानों का शासनकाल जो है वो देखा था। नेक्स्ट है कि गरुड़ 7 भारत की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित हुआ? तो किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ जो है वो फ्रांस के साथ होता है। लेकिन अगर पूछ दे गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है, कन्फ्यूजन यहाँ होगा, वो उसको क्लियर कीजिए। गरुड़ पूछे तो भारत और फ्रांस, और गरुड़ शक्ति पूछे तो भारत और इंडोनेशिया। क्लियर है? भारत और फ्रांस के बीच और कौन कौन होता है? वरुण होता है, शक्ति होता है और डेजर्ट नाइट होता है। नेक्स्ट है कि किनके लिए मंगोल एक समस्या बन गया था? तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मंगोल जो था वो एक समस्या बन गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? तो तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? 1565 में, 23 जनवरी 1565 को, जिसमें बीजापुर के नेतृत्व में अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, ये सब की संयुक्त सेनाएं और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालीकोटा की जो लड़ाई हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक जो था वो सदाशिव राव था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। वास्तविक शक्ति जो उसका साला था, जिसका नाम था राम राय, उसके द्वारा यह युद्ध जो है वो लड़ा गया था। रानी दुर्गावती किससे लड़ी? तो रानी दुर्गावती अकबर से लड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर से। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा। नेक्स्ट है कि दाम क्या था? आप लोगों को दाम के नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में आ गया होगा शेरशाह। शेरशाह जो था वो शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम जो है वो चलाया था, और चांदी के रुपये और तांबे के दाम का जो अनुपात था वो 1:64 था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या था? दाम एक सिक्का था। साइमन कमीशन किसके लिए गठित हुआ था? तो साइमन कमीशन जो है वो प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए गठित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए गठित हुआ था। क्लियर है? देखिए हुआ क्या था कि आप लोगों को याद होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक सांविधिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत जो है वो उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति कर रहा है। और लेकिन ब्रिटेन का जो तत्कालीन शासक था, जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, वो 2 साल पहले ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दिया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसके समिति में 7 सदस्य थे और वो 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज ही थे। इसी के कारण इसको श्वेत कमीशन कहकर इसका क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता जो थी वो ऑटोनॉमी यानी प्रादेशिक स्वतंत्रता थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
इसके द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इसी एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो यह सब जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो गंधार शैली की प्रमुख विशेषता जो है वो बुद्ध मूर्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और गंधार शैली का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह मिलती है। तो यह कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है, क्योंकि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? तो द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक जो है वो कौन है? पारा है, जिसको कि क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक जो है वो फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? तो फास्फोरस में प्रचुर होता है न्यूक्लिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशिथिल दाब कितना होना चाहिए? तो अनुशिथिल दाब जो होना चाहिए वो 80 mmHg के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट का मतलब होता है नोबेल गैस नहीं है, इनर्ट गैस जिसको कहते हैं नहीं है। तो ये कौन कौन है? लिथियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब तो है। हाइड्रोजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा जो है वो क्या है? CuSO4 5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर सल्फेट। निम्न एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल सुमेलित है, बल न्यूटन सुमेलित है, द्रव्यमान किलोग्राम सुमेलित है, दाब डाइन सुमेलित नहीं है। क्योंकि दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि पास्कल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो होता है वो उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवेशित कण होता है, जिसका खोज जो है वो विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। आगे है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत में लगभग 40% भागों पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है और पोटास, फास्फोरस, चूना और कार्बनिक तत्वों की बहुलता होती है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? यह दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ही जो है वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और जो कि जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जो है वो गुजरता है। जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन है? भू आवेशित देश का मतलब होता है कि जो स्थल रुद्ध देश होता है, तो वो सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सबसे बड़ा यानी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पूछ दे तो दूसरे नंबर पे मंगोलिया है, ध्यान रखिएगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है रूस की बैकाल झील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। और सबसे बड़ी झील अगर पूछ दे तब होगा कैस्पियन सागर, लेकिन सबसे गहरी झील अगर पूछ दे तब हो जाएगा बैकाल झील। नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया? मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब नाम दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में कौन है? भारत में है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है विश्व में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? तो द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए
प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतक्रिया से उत्पन्न जो प्रदूषक होता है उसको द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब जो है वो क्या है, द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो अभी तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ हालंकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान है 161वां। 2022 में था 150वां, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2023 में कितना है, 161वां है। इस पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है नॉर्वे, और इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक फ्रांस की संस्था है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो केरल उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो आशीष जितेंद्र देसाई को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1956 में, और इसका अधिकार क्षेत्र है केरल और लक्षद्वीप। चंद्रयान 3 जो है वो अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को M3M4 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 2023। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व पेपर बैग दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई। जुलाई से इंपॉर्टेंट और भी कुछ डेट याद रखिएगा, जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, और इसका थीम क्या था, इसका थीम था हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे मोचा चर्चा का विषय बना हुआ है, यह एक प्रकार है। तो मोचा क्या है, मोचा एक चक्रवात का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात का। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये चक्रवात मोचा है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो नामकरण यमन के द्वारा किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है। तो यह हुआ है चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है। तो नॉर्डिया ओपन का खिताब जो है वो एंड्री रूबलेव के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 की विजेता कौन टीम बना है। तो मुंबई इंडियंस जीता है, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, उनके द्वारा जीता गया है। और महिला एकल अगर पूछे तो महिला एकल जो है वो एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं, उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आयोजन कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। और जीता कौन, तो पहले नंबर पे था महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे था हरियाणा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है वो फिजी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाडी, फिजी में किया गया। भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा तक। भारत के किस राज्य में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है। तो यह शुरू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार। इस योजना के तहत 45 से लेकर 60 साल तक के जो कुंवारे लोग हैं या फिर विधुर लोग हैं, उनको सरकार के द्वारा 2750 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, ई अधिगम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। यह सब योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हेलिना क्या है।
हेलिना क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट है कि डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो 2024 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। 2024 तक और भी भारत सरकार के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं में मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी 2024 तक है। हर घर में नल से जल यानी स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य भी जो है वो 2024 तक ही है। साथ ही साथ याद रखिएगा 2 लक्ष्य था जिसका डेडलाइन था 2022 तक। एक था किसानों की आय दुगना करना और एक सबके लिए आवास मुहैया कराना। इसका लक्ष्य था 2022 तक, लेकिन सरकार अब इन दोनों का भी लक्ष्य बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। नेक्स्ट है कि क्रिसिल। क्रिसिल एक्चुअली है क्या, जो पता है? CRISIL होता है। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो क्रिसिल है वो वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भारत में यह जो है वो 6% वृद्धि, जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? पहले तो ये बताइए भारत कब बना है? भारत और पाकिस्तान बना था 2017 में, आप लोगों को याद होगा। और इसका जो 9वां स्थायी सदस्य बन गया है वो कौन बन गया? ईरान बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। देखिए इसके सदस्य कौन कौन है? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चाइना में स्थित है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, मिशन बिहार दरोगा 2023। आप लोग जुड़िए। आप लोग इससे भी पहले आप लोग देख चुके होंगे, ये चैनल जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन इस माध्यम से हो चुका है। ये जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, मतलब पूरी तरह से फ्री है। अभी जो है वो इसमें बुक के माध्यम से टेस्ट करवाया जा रहा है। जैसे ही वैकेंसी जिस दिन अनाउंस हो जाएगी बिहार दरोगा का, उस दिन खुद से सेलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए बुक में बहुत उल्टा पुल्टा होता है। अभी जैसे कि ये बुक का प्रैक्टिस सेट मैं करवाया, लेकिन क्या ये सिलेबस पे बेस्ड है? नहीं है। क्योंकि देखिए आज मैं जब ये टेस्ट करवा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें साइंस का क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा पूछा हुआ था। ठीक है, और दूसरे सेक्टर जैसे ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इससे क्वेश्चंस कम थे। तो आप लोगों को मतलब एक ऐसा सेट देना है जो कि एकदम से एग्जाम पे बेस्ड हो, कि जितना एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न पे पूरी तरह से फोकस्ड हो। तो वो खुद का बनाया हुआ सेट भी जिस दिन वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी उस दिन से आप लोगों के लिए इस ग्रुप में मिलने लगेगा। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को ये दिए गए नंबर पे बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।